Good afternoon, students. I hope you all are safely at home. You are not going out of home. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देनी चाहती हूँ. प्लीज़ नोट डाउन. फर्स्ट, आपको ये वीडियो तभी हेल्प करेगा जब आप एक जगह बैठ के अच्छे से कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखोगे. ठीक है. सी, ये जो लॉकडाउन के टाइम चल रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वी ऑल आर, every single citizen is a warrior for our country who is right now staying at home. ठीक है. एंड दिस रियली वेरी गुड थिंग कि तुम बच्चे कितने अच्छे तरीके से घर पर बैठकर इस चीज़ में हेल्प कर रहे हो. क्योंकि एक बार के लिए स्कूल जाना नहीं जाना वो तो चलो कोई भी बच्चा नहीं भी जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर खेले बिना, बाहर जाए बिना, अपने दोस्तों से मिले बिना नहीं रह सकते. और तुम सारे बच्चे, यू ऑल स्टूडेंट आर स्टेइंग एट होम. दिस रियली ग्रेट थिंग. ठीक है. वी शुड रियली अप्रिशिएट, हर जने को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो. एंड आई होप कि आप लोग ऐसा ही करोगे till this lockdown ends. Okay, so clapping for yourself. Secondly, see, ये जो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है ये आपके लिए बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है. इतना न्यू कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्योंकि पहले आप यूट्यूब चलाते थे या शायद बहुत बच्चे चलाते होंगे, so it's not that much new. बट अभी ये आपके लिए कंपल्सरी हो गया, लाइक काइंड ऑफ कंपल्सरी. अगर आपको अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है, खराब नहीं करना है तो. ओके. ओके, नाउ कम टू दिस. इस स्लाइड में एक लिंक दिया हुआ है और मैं हर वीडियो में वो लिंक डालूंगी. आपको वो लिंक से आपको डाउनलोड करना है एक ऐप एनसीईआरटी बुक्स, जिसमें आपको अपने रेस्पेक्टिव क्लासेस की, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएंगी. यू हैव टू डाउनलोड दैट. ओके. नाउ मूव टू द टॉपिक. मैंने आपको क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 700 to 1700 AD, इन 1000 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए. ठीक है. आपने क्लास 6 में हिस्ट्री कुछ और पढ़ा था, क्लास 7 में आप पढ़ रहे हो क्या क्या चेंजेस हुए थे. तो जो हमने फर्स्ट चेंज पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू मैप. ओके. नाउ कम टू सेकेंड चेंजेस. ठीक है. क्या सेकेंड चेंजेस हुआ था? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज मतलब कि बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे वर्ड्स चेंज हुए थे ओवर द टाइम. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन मेनी लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स, नॉट इन ग्रामर बट ऑल्सो इन मीनिंग ऑफ वर्ड्स. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि देखो, जब आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप हिंदी की बुक पढ़ते हो और आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो, राइट. तो जस्ट एन एग्जाम्पल, तो हिंदी में आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, इंग्लिश में आप वही सेम डेफिनेशन पढ़ते हो, लेकिन देखो थोड़ा सा ये होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको लिटिल बिट कन्फ्यूजन होती है, राइट. इसी तरह से जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सम टर्म्स. ठीक है. अभी देखो क्या चेंज था. मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज. हिंदुस्तान वर्ड, ठीक है, इंडिया को कहा जाता है ना हिंदुस्तान. तो ये क्या चेंज था? तो मेडिवल टाइम में क्या था कि पर्शियन, ठीक है, पर्शियन एक स्कॉलर थे जो कि इनका नाम था मिनहाज ए सिराज. ठीक है, मिनहाज ए सिराज. इन्होंने क्या हिंदुस्तान को, लोग क्या थे, हिंदुस्तान अब इंडिया में आए थे तो किसी न किसी तरीके से वो लोग हिंदुस्तान, इंडिया को नए नए टर्म्स में यूज़ कर रहे थे. तो ये जो मिनहाज ए सिराज थे, इन्होंने हिंदुस्तान की क्या डेफिनेशन दी थी? हिंदुस्तान वर्ड द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. तो बेसिकली इनका मतलब ये था कि जितनी भी ज़मीन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान के अंडर में थी, उस उस ज़मीन को उन्होंने नाम दिया था हिंदुस्तान. ठीक है. फिर 16th सेंचुरी में बाबर, ऑफ कोर्स बाबर का नाम आप सबने सुना ही होगा. बाबर जो थे, बाबर ने इंडिया को कैसे नाम दिया था? भारत, ये हिंद नाम दिया था इन्होंने इंडिया को, हिंद. यानी कि यहाँ की जो जियोग्राफी, फौना, फौना यानी वाइल्ड लाइफ और जो भी वनस्पति जितनी भी है उन सबको देखते हुए, और जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रह रहे हैं, ठीक है, उन सबको देखते हुए बाबर ने हिंद
नाम दिया था। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ये बाबर ने और मिन्हाज सिराज ने, इन दोनों ने अलग अलग टर्म्स दिए हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या था कि साउथ इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन अभी क्या होता है, इंडिया को क्या नाम दिया गया, मॉडर्न नेशन स्टेट। अभी मॉडर्न नेशन स्टेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेट को, हर एक पार्ट को इन्वॉल्व किया गया है। तो नाउ द टर्म इज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। इनका पूरी तरह से चेंज हो चुका है ना, क्योंकि अभी हमने सारे चीज़ें इन्वॉल्व की है, नॉट ओनली नॉर्थ पार्ट, साउथ इंडिया ऑल्सो, एंड ऑल द स्टेट्स वी हैव इंक्लूडेड। देखो यहाँ पे क्रॉनिकलर वन हु कीप्स रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। मैंने फर्स्ट स्लाइड में, इफ़ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट वीडियो, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐड की है। नाउ कम टू दिस। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ बाबर। अभी एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेनर हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। पहले क्या होता था कि फॉरेनर क्या होता था, पहले पहले फॉरेनर बोलते थे कि अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी और कल्चर। प्रेजेंट में क्या है, समवन ही इज नॉट एन इंडियन। आप जब किसी फॉरेनर को देखते हो तो आप उसको फॉरेनर क्यों बोलते हो? ऑफ कोर्स ये बात है कि आपने ये देखा है वो इंडिया के बाहर से आया है, किसी दूसरी कंट्री से, एंड उसका लुक और अपीयरेंस आपको पूरा अलग लगता है और आप देखकर पहचान जाते हो कि ये फॉरेनर है। राइट, उसकी उसकी लैंग्वेज, उनके कपड़े, उनके फेस, ये सब देख के आप पहचानते हो ना। वहीं कोई पर्सन अगर हैदराबाद से आ जाए या किसी और स्टेट से आ जाए तो आप उसको फॉरेनर नहीं पहचान पाओगे। राइट, जब तक आप उसकी लैंग्वेज में आप उससे बात नहीं करोगे। लेकिन पहले क्या होता था कि एक सोसाइटी के अंदर कोई एक दूसरे विलेज से भी कोई पर्सन आ जाता था ना, तो उनके लिए वो पर्सन फॉरेनर होता था। तो यहाँ पे आपने चेंजेस देखा, फॉरेनर टर्म में कितना चेंज आ गया। सो दिस वाज ऑल्सो अ चेंज। मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेनर हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, समझ में आया आपको कि चेंजेस क्या था। नाउ थर्ड चेंजेस, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अभी हम ये चेंजेस जो हमने जो भी देखा, चेंजेस जो भी पढ़ रहे हैं हम, तो ये चेंजेस के बारे में कैसे, कहाँ से ये सोर्सेज हमें पता चले। ठीक है, हिस्टोरियंस को, इन दिस पीरियड हिस्टोरियंस रिलाइड ऑन कॉइन्स, inscriptions, architecture and textual records to know the past. The number and variety of textual records increased dramatically in this period. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जो अभी हिस्टोरियंस हैं, अब इनको कैसे पता चला इन चेंजेस के बारे में। इन सपने तो नहीं आए होंगे ऑब्वियसली। तो इन लोगों ने, ये हिस्टोरियंस ऐसे नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियंस, इतिहासकार जो बोले जाते हैं ना, ये टर्म ऐसे ही नहीं यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं से खोज करके ये सोर्सेज इन्होंने निकाले हैं फॉर आवर, ठीक है, फॉर हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पता लगाया, लाइक जैसे इन्होंने कॉइन्स। ठीक है, अगर आपने आपने सिक्स क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस जो रिटर्न होते थे, पेंटिंग्स। ठीक है, जैसे गुप्त काल में होते थे, चंद्रगुप्त मौर्य होते थे, ये लोग इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे। ठीक है, और टेम्पल्स पे, काफ़ी अलग अलग जगह पे पेंटिंग्स बनती थी। ठीक है, तो ये सारी जो थी इनके सोर्सेज पता करने का तरीका था। ठीक है, now come to now come to this sources available to the historians for the study of past। तो मैंने आपको बताया कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे और कुछ लिटरेरी एविडेंसेस थे। ठीक है, तो ड्रामेटिकली इस पीरियड में काफ़ी ये सारे सोर्सेज इनको मिले। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पेपर बिकम मोर वाइडली अवेलेबल एंड चीपर। ओके, कम टू दिस, इन दिस पीरियड हिस्टोरियंस रिलाइड ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। लेकिन देखो, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या है ना, ज़्यादा मिलने लग गए थे इनको। क्यों? पहले इनको कॉइन्स तो मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, आर्किटेक्चर रिकॉर्ड्स मिले, लेकिन बाद में इनको टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में क्या हो गया था, पेपर का यूज़ स्टार्ट हो गया था। पेपर जो था वो बहुत ही वाइडली अवेलेबल तो हो रहा था और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा था। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट
होली टेक्स्ट यानी जो भी वो अपने धर्म की बातें लिखते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल्स मतलब, आई रिपीट, क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है कि राजाओं का जो घटनाक्रम, ठीक है, किस घटना, कौन से क्रम में उनकी वो घटना हुई थी, कौन से ईयर में वो स्टैब्लिश्ड हुए थे, कौन से ईयर में उन्होंने बैटल की थी, इस तरीके से नंबर वाइज घटनाक्रम। क्रॉनिकल्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, साधु संतों के जो भी लेटर्स होते थे, कुछ भी पिटिशंस यानी याचिकाएं जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड से जुड़ी होती थी, और अकाउंट्स, टैक्सेस, ये सब काम इन लोग उस पे रिटर्न पेपर पे करने लग गए थे, ठीक है। सो दीज वर द सोर्सेज फॉर द हिस्टोरियंस। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, एविडेंसेस का मतलब होता है प्रूफ, मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था, ठीक है। और कुछ लिटरेरी, लिटरेरी मतलब जो लिखे हुए होते थे, और आर्कियोलॉजिकल जो इनको खुदाई से या जगह से इनको खोज पड़ताल करके मिले थे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ इंस्क्रिप्शन है, देखो कुतुब मीनार पे है, ये देखो ऐसे खुदाई करके लिखे हुए, एक्चुअली आपको लग रहे हो कि डिजाइन है, बट दीज आर इंस्क्रिप्शन, सम राइटिंग्स जो इन्होंने लिखवाए हैं अलग लैंग्वेजेस में। ये कुछ कॉइन्स है, और ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट, एक मैन्युस्क्रिप्ट, ये पेपर नहीं होता था मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट एक तरह की हस्तलिपि होती थी, तो जो लिखते थे, और आपको बताओ मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता था कि इनको पानी से धो दिया जाता था, और इनको वापस सुखा के यूज में ले लिया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। यूज ऑफ पेपर फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, अब जब पेपर का काम आने लग गया था, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय, तो क्या होने लग गया था कि जितने भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थे ना, जो भी लोगों ने लिखे थे, तो लोगों ने क्या किया, जो वेल्दी पीपल थे, ये जो रूलर थे, या मोनेस्ट्रीज, ठीक है, मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी रहते हैं ना, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, इन्होंने क्या किया कि उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? They were placed in libraries as well as archives. These manuscripts and documents were rich and vital sources of information for the historians, but they were difficult to use. अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, क्योंकि इनको इकट्ठा करके रखा जाने लगा, संग्रहालय में रखा जाने लगा, ताकि सबको ये था कि अपने अपने पीरियड की स्पेशलाइजेशन दिखाए, ठीक है। तो लोग इनको, जो भी रूलर्स थे, इनको इकट्ठा कर करके संभाल के रखने लग गए थे। लेकिन एक चीज़ थी, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ये थोड़ा बहुत यूज़ करने में थोड़े डिफिकल्ट थे। क्यों? जो स्क्रिप्ट्स थे, स्क्राइब्स जो थे, वो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को बाय हैंड। स्क्राइब कौन होता था? अ पर्सन हु राइट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड एज अ प्रोफेशन, ठीक है। अब डिफिकल्टीज क्या होती थी मैन्युस्क्रिप्ट यूज करने में? पहले हमने इसके फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे यूज करते, लेकिन अब यूज तो कर रहे थे मैन्युस्क्रिप्ट को, हस्तलिपि, लेकिन ये डिफरेंट हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। क्यों? स्क्राइब्स इंट्रोड्यूस numerous changes in manuscripts while copying because of less legible handwriting, personal biases, misinterpretation and exaggeration of facts। अब क्या होता था ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको किसी बच्चे का होमवर्क करने के लिए कॉपी देती हूँ, तो आप उस बच्चे की कॉपी से होमवर्क तो करोगे, लेकिन राइटिंग की वजह से आपको थोड़े बहुत आपके वर्ड्स एक दो ऊपर नीचे होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो उस बच्चे की कॉपी के वर्क में और आपकी कॉपी के वर्क में ऑफ कोर्स ही बात है कि कुछ डिफरेंसेस आएंगे। तो वही होता था कि जो स्क्राइब्स होते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को जब पेपर पर लिखना शुरू कर रहे थे, वो जब कॉपी कर रहे थे, तो इनको क्लियर कुछ ना कुछ वर्ड्स कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहे थे। तो ये इनको लैंग्वेज की वजह से, हैंडराइटिंग की वजह से कुछ फैक्ट्स ऊपर नीचे जा रहे थे। स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंजेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग until manuscript of same text become substantially different from one another। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, उनसे जो कॉपी किया हुआ था, जो इन स्क्राइब्स ने कॉपी किया था, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट कर रहा था। ओरिजिनली मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रेयरली फाउंड, तो क्योंकि अब ये चीज़ सही है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, वो पाना थोड़ा मुश्किल होता था। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो इससे क्या हो रहा था कि जो ऑथर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, इनको डिफ़िकल्टीज हो रही थी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढने में। दो रीज़न थे। पहली बात तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, उनको वॉश करके उनको वापस लिख लेते थे। और अब क्या हो रहा था
ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे हो गए थे क्योंकि एक इंसान ने मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ लिखा, दूसरे इंसान ने उसको कॉपी करके लिखा। अब ये थोड़ा सा अब अंतर हिस्टोरियंस को तो पता नहीं है ना किसने कब कैसे क्या लिखा, तो उनको ये थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी कि आखिर ओरिजिनल कौन सा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जैसे लाइब्रेरी से उन्होंने बुक्स उठाई, ठीक है, अब ओरिजिनल बहुत सारी रेफरेंस की बुक्स मिल जाती है, तो वो भी थोड़े कंफ्यूज थे कि किसको सही माना जाए किसको सही नहीं माना जाए। ठीक है, उसी तरह से हिस्टोरियंस के साथ हो रहा था, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट इनको मिल रहे थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हुए, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लिखे हुए। हालांकि बातें कुछ कुछ सेम हो रही थी, बट कुछ फैक्ट्स ऊपर नीचे हो रहे थे। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक एग्जांपल देखो, जो ये जो जियाउद्दीन बरानी थे, उन्होंने फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और इन्होंने ही दूसरा वर्जन लिखा था 2 साल बाद। लेकिन दोनों वर्जन एक दूसरे से डिफरेंट हो गए थे, क्योंकि अब खुद नहीं लिखा था इन्होंने, लेकिन फिर भी डिफरेंस हो गया था। तो हिस्टोरियंस जो थे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा था 1960 तक कि आखिर कौन सा वाला वर्जन ओरिजिनल है, एंड इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। इस तरह से इनका जो फर्स्ट वर्जन है ये लॉस्ट हो गया था। तो इस तरह से ये चेंजेस हुए थे हिस्टोरियन के सोर्सेज में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में। ठीक है, चेंज फोर क्या हुआ था, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, अब क्या हो गया था ना, बहुत सारे चेंजेस आने लग गए थे, तो कुछ ऐसे चेंजेस सोसाइटीज के लेवल पे भी आ रहे थे। क्या आ रहे थे कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज थी जो आने लग गई थी, कुछ न्यू ग्रुप्स इमर्ज हुए थे, कुछ चेंजेस एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से हुए थे, और कुछ चेंजेस जातियों की बढ़ने की वजह से हुए थे। तो चलो एक बार लाइन से देखते हैं। फर्स्ट, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी। न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आई थी, स्पिनिंग व्हील आए थे वीविंग के लिए, पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए, फायर आर्म्स अग्निशास्त्र। ठीक है, कुछ न्यू फूड आइटम्स आने लग गए थे, जैसे पोटैटो, कॉर्न, कॉफ़ी, टी। टी जिसके बिना हम आज हमारे दिन की शुरुआत भी नहीं होती है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आई थी। पर्शियन व्हील देखो, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल पिक्चर है, पर्शियन व्हील जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस पे मैं आपको बाद में आऊंगी, पहले हम आते हैं इस पे कि चेंजेस क्या हुए थे एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से। ठीक है, अब क्या हो गया था ना कि जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ने लग गई थी, तो लोग क्या करने लग गए थे कि जितनी भी जगह थी, जितनी बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनको वो क्लियर कर करके एग्रीकल्चर लैंड में बदलने लग गए थे। अब जब एग्रीकल्चर लैंड में बदलने लग गए थे, तो ऑफ कोर्स वहाँ के रहने वाले लोगों को वहाँ से हटना था। ठीक है, और ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो लोग वहाँ से हट रहे थे और उनको हटना ही पड़ रहा था। तो वो एक न्यू सिस्टम में आए, कुछ कुछ टाउन्स में गए, कुछ सिटीज में गए, कुछ पीजेंट्स बन गए थे। ठीक है, ऐसे करके लोग धीरे धीरे नए सिस्टम में सेटल हो रहे थे। इसकी वजह से क्या हो गया था कि कुछ राइज, किसका राइज हुआ, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का। ठीक है, न्यू जातियां बनने लग गई थी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनने लग गई थी। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जैसे जैसे जो बड़ी बड़ी लैंड्स थी उनको क्लियर करके, फॉरेस्ट क्लियर करके, फॉरेस्ट लैंड्स को, जो भी लैंड्स थी जहाँ पे लोग रह रहे थे, लोग क्या करने लगे थे, खुद ही एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए उन लैंड्स को क्लियर करने लग गए थे, फॉरेस्ट को क्लियर करने लग गए थे। तो जहाँ जो उन एरियाज में, उन प्लेसेस में जो लोग रह रहे थे, उनको मूव करना पड़ रहा था कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अब कहीं ना कहीं पे मूव कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था कि जो पीजेंट्स थे, नए नए किसान बनने लग गए थे, और जो जिस एरिया में वो किसान रह रहे थे, वो वहाँ के जितने भी लोकल मार्केट्स थे, मोनेस्ट्रीज थे, टेम्पल्स थे, उन सबको सर्विसेज, उन सबको वो भारी भारी टैक्स पे करने लग गए थे, क्योंकि उन सब से वो सर्विसेज ले रहे थे। तो ऐसे करके क्या होने लग गया था कि कुछ जो पीजेंट्स थे वो बहुत रिच 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 हो रहे थे, और कुछ जो थे, जो भी कुछ पर्सन थे वो गरीब गरीब से रह रहे थे। तो एक तरह से क्या आ गया था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई थी। ठीक है, अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आने के बाद क्या हो गया था कि इस तरह से नई नई जातियां बनने लग गई थी। समझ रहे हो, कुछ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो एक एग्जांपल देखो कि जो कास्ट सिस्टम में बट गए थे। ठीक है, राजपूत, राजपूत जो थे सबसे पावरफुल थे, क्यों, अब देखो कास्ट सिस्टम क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो क्षत्रिय थे वो होते थे राजपूत। ठीक है,
एरिया वाइज भी जातीज बनने लग गई थी, जातीज की सब जातीज बनने लग गई थी। जैसे राजपूत थे, राजपूत जो थे, राजपूत का मतलब होता है राजपूताना मीन्स सन ऑफ अ रूलर। ये क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे और इनके अंदर में कौन कौन आते थे? सोल्जर, कमांडर, चीफ, ये सारे इनके अंदर में आते थे। और इन राजपूत की मेन क्वालिटी क्या थी कि ये बहुत ही ब्रेव होते थे, बहुत ही लॉयल होते थे, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले। ऐसे करके और भी कास्ट आए थे, और भी जाति आई थी, सिख, मराठास, कायस्थ, जाट, अहोम्स, ऐसे करके आए थे। ठीक है, तो अब ये जो जाति आ गई थी, अब ये जातियों का क्या सीन था कि जो जातीज थे और सब कास्ट रेफर टू ग्रुपिंग एंड रैंकिंग ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कास्ट में बंटने लग गए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग क्लासेस बांट दी गई थी, जातियों की सब जाति कर दी गई थी। जैसे राजपूत होते थे, ठीक है, उनको भी अलग अलग ग्रुप में बांट दिए थे। राजस्थान के राजपूत अलग, यूपी के राजपूत अलग, इस तरह से बहुत सब डिविजन्स होने लग गए थे। रैंक्स एंड स्टेटस ऑफ जाति kept changing at different areas and time periods based on the power of influences and resources controlled by the members of जाति। दर्जे अलग अलग मिलने लग गए थे। जो जाति ज़्यादा पावरफुल थी उनका स्टेटस ज़्यादा हाइक किया किया जाने लगा। कम पावरफुल थी, उनके बैकग्राउंड को, उनके ऑक्यूपेशन को देखते हुए उनके दर्जे कम किए जाने लग गए। जो जाति थे वो अपने रूल खुद बनाने लग गए थे, खुद नियम बनाने लग गए थे बाकी लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और ये जो भी नियम ये बनाते थे, इनको वो अपने, जैसे कि अगर ब्राह्मण जाति ने बनाई है तो अपने एल्डर मेंबर की सभा बैठा के जाति पंचायत इनको वो घोषित करते थे और अपने रूल इन्फोर्स करते थे विलेज में। और सब लोगों को, जितने भी मेंबर्स उस विलेज में रह रहे हैं, जितनी भी जाति के लोग, इनको उन जाति का रूल मानना पड़ता था। तो इस तरह से देखो जातियां बनने लग गई थी। ठीक है, तो इसमें